नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, जिससे हमारे रोटी और बेटे के संबंध है, जिस देश में जाने से पहले ना तो आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और ना ही किसी तरीके के खास पाबंदी से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब नेपाल में तमाम तरीके के नियम लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। अभी पिछले ही दिनों नेपाल सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि वहां पर हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, इस चीज की चर्चा हो रही थी। भारत नहीं बन पाया, नेपाल बन जाएगा, इस पर खूब चर्चा हुई, जनजी विरोध हुआ, आगजनी हुई, सड़क पर लोग उतरे और उसके बाद सत्ता परिवर्तित हो गई और बालेन शाह जिन्हें जनजी युवा के रूप में, एक युवा नेता के रूप में देखा जा रहा था, उनकी खूब चर्चा भी हुई, खूब तारीफें भी हुई। अब एक ही महीने के अंदर विरोध भी हो रहा है, फिर से युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, जो कल तक उन्हें पसंद करके सत्ता में बैठाए थे। तो एक महीने के अंदर नेपाल में ऐसा क्या बदल गया और नेपाल की ये जो नियम है उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने बहुत सारी खबरें की हैं, हम खुद नेपाल बॉर्डर में भी गए हैं और क्योंकि गोरखपुर नेपाल से सटा हुआ भी है, नेपाल को टच करता है। ये बताइए कि ये जो नया नियम है जिसमें कहा जा रहा है कि 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी नहीं करेंगे, इसको लेकर विरोध तो है, लेकिन उसका भारत पर क्या असर है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों को। देखिए पल्लवी, जो आप बोली कि नेपाल और भारत में रोटी बेटी का संबंध है, ये हमने अपने आंखों से देखा है और देखते हैं। हमें तो न्योता भी आया है नेपाल में, है ना, कि शादी है आइए। तो हमारे वहाँ एक एम्प्लॉय भी थी जिसका ननिहाल नेपाल में है, ठीक है। हमारा एक दोस्त भी है जिनके फूफा जी नेपाल से हैं। तो ये रोटी और बेटी का संबंध है, नेपाल से लोग आते हैं जाते हैं और ये व्यापारिक संबंध भी है, रोजगार का भी संबंध है। नेपाल से बहुत से लोग आते हैं, यहाँ आर्मी में भी है, गोरखा रेजिमेंट है ना, उसके बाद प्राइवेट काम भी करते हैं और यही कमाते हैं और यही खर्चा भी करते हैं। बहुत से लोग यहाँ बसे भी हुए हैं। ये है नेपाल से भारत का रिश्ता, ठीक है। जब मोमोज खाने की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि नेपाली बना रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि नेपाली बनाएगा तो मोमोज अच्छा। ये सारी चीज तो अलग है, लेकिन हाँ, अब देखिए रही बालेन शाह की बात, तो बालेन शाह पहले बीटेक किए, वो भारत के ही पढ़े हुए हैं, यहाँ पर बीटेक किया, फिर नेपाल में जाकर के वहां पर एमटेक किया, उसके बाद रैपर बन गए, उसके बाद वो काठमांडू के मेयर रहे और अब प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल जब बालेन शाह जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जब नेपाल में आए, सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उनको कुछ फैसले जो थे वो सिर्फ वहां नहीं, भारत में भी बहुत चर्चा हुई उसकी। जैसे उन्होंने प्राइवेट स्कूल को बंद करके सिर्फ सरकारी स्कूलों को चालू किया कि अब चाहे राजनेता हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, सबके बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। यहां तक कि फोर्ब्स की जो अभी 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग विश्व में हैं, उनकी जो लिस्ट आई थी उसमें मोदी जी का नाम नहीं था, लेकिन बालेन शाह का नाम उसमें था। तो बालेन शाह की चर्चा इतनी हुई, लेकिन फिलहाल जो अभी बालेन शाह ने ये किया है कि उन्होंने भंसार लगा दिया। 100 नेपाली रुपया, मतलब भारत का 63 रुपया, भारत से 63 रुपए का सामान लेकर के अगर आप नेपाल में घुस रहे हैं तो भैया आपको 5% से लेकर के 80% तक आपको भरना पड़ जाएगा भंसार। तो इसकी वजह से वहां के लोग बहुत ज्यादा खफा हैं। अब बात यह है कि नेपाल में चीजें थोड़ी महंगी है और भारत में सस्ती है। हमने बहुत सारी खबरें भी की हैं, अगर ढूंढ पाए एडिटर तो स्क्रीन पर चला कर दिखाएं कि वहां पर लोग एकदम टहलते घूमते भारत में आते हैं, सामान जो है वो साइकिल पर लाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और ये बात हमने उनसे पूछी भी कि आप नेपाल में क्यों नहीं खरीदते हैं, तो बताते हैं कि काफी महंगा है। हम लोग गए हैं कई बार, सोनौली बॉर्डर भी गए हैं, आसपास के जितने भी बॉर्डर, चाहे उत्तराखंड से सटे हुए बॉर्डर्स नेपाल के, चाहे यूपी के बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे बिहार में रक्सौल और इन सब के एरिया के बॉर्डर जो शेयर करते हैं, वहां पर बहुत बड़ा मार्केट लगता है और वो मार्केट में 80% से नेपाल से लोग आते हैं, वहां पर खरीदते हैं और खरीद करके ले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी खरीदारी करते हैं, नेपाल में कोई शादी या बड़ा फंक्शन विवाह का पड़ता है तो वो भारत में आते हैं, भारत से खरीदते हैं और यहां से सामान ले जाते हैं। कोई बहुत बड़ा सामान नहीं, राशन, गल्ला, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, कपड़े, ये सारे वो भारत से खरीद करके नेपाल ले जाते हैं। तो भारत से नेपाल की खरीदारी बहुत ज्यादा थी, नेपाल भारत से खरीदता बहुत ज्यादा है। सरकारी के साथ साथ पर्सनल भी था, लोग अपना खरीदते थे। अब वही मैंने, अब देखिए यहाँ पर जो लोग कमाते हैं वो यही खर्चा करना चाहते हैं। वजह वही है कि यहाँ पर भारत में चीजें सस्ती हैं। आगे आपको हम कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे कि दूध का अंतर कितना ज्यादा है नेपाल और भारत में, आटा जो भारत में 1 किलो मिलता है वो नेपाल में कितने मिलता है, मीट, अंडा, दही, कपड़े, ये सारी चीजें भारत से नेपाल में कितनी ज्यादा महंगी है। तो हम आपको सबसे पहले कुछ विजुअल दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से बैग चेकिंग हो रही है।
इतना ही नहीं, 2 दर्जन केला लेकर कोई नहीं जा पा रहा है, इस तरीके की शक्ति दिखाई जा रही है। तो ये जो शक्ति है, ये कहीं ना कहीं नेपाल में आक्रोश तो जताएगी ही, लोग नाराज होंगे ही, लेकिन भारत के व्यापार पर भी इसका थोड़ा मोड़ा असर तो देखने को 1 लीटर सरसों का तेल का डब्बा भी वीडियो आया है कि जो एक महिला ले जा रही थी वो भी निकाल करके चेक किया जा रहा है। एक रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी थी कि एक महिला 5 किलो आटा लेकर के भारत से नेपाल जा रही थी, कीमत कितनी होगी उस पर, उसको 50 रुपए का भंसार भरना पड़ा नेपाल में जाने के लिए। तो ये आलम है। वहां पर अभी फोर्सेस जो है लाउड स्पीकर हर बॉर्डर पर लेकर के चिल्ला रही हैं कि चाहे आर्मी के हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे आम आदमी हो, सबको भैया भंसार भर के ही अंदर जाना है। तो ये बालेन शाह का नियम है अभी का। ये ऐसा नहीं है कि आज का है, ये केपी ओली के टाइम पे भी ये भंसार का था कि 5% से लेकर के 80% भंसार भरना पड़ेगा भारत से लेकर के जाने पे। वहां भी उस समय भी उन्होंने लागू किया था, लेकिन वो कुछ दिनों में बंद बस्ते में चला गया था। लेकिन इस समय क्या है कि बालेन शाह ने इसको बड़ी सख्ती से लागू कर दिया है ना। वजह वही है, जो इनकी शक्ति है, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को एक तरीके का ट्रम्प दिखाने की कोशिश। देखिए बालेन शाह, जब आप व्यापार पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं तो आपका खुद का विद्रोह जो है आप ही के देश में होता है। नेपाल की जो तस्वीर है वो अमेरिका से इसलिए मिलती जुलती है क्योंकि वहां पर भी ट्रम्प के खिलाफ विद्रोह हुआ। अब बालेन शाह के खिलाफ नेपाल में विद्रोह हो रहा है। यही जनजी जो है वो उतर आए। बालेन शाह अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावशाली नेता इस टाइप से दिखाना अभी चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के नियम। और उन्होंने क्या किया, अभी ये नियम थोपा है ताकि नेपाल का रेवेन्यू बढ़ सके, है ना, कि अब जो है भारत से लोग नहीं खरीदारी करेंगे, नेपाल से लोग खरीदारी करेंगे। हालांकि लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें लोग जो है अब मेन बॉर्डर ना होकर के छुपे हुए रास्ते से सामान लेकर के जा रहे हैं, तो लोगों ने वो भी तय किया। लेकिन बालेन शाह इसके बजाय कई और जो है स्ट्रेटजी अपना सकते थे, उद्योग धंधों को बढ़ा सकते थे, इन तरह की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते थे ताकि नेपाल में भी चीजें सस्ती हो और वो लोग, वहां के लोग वहीं पर खरीदारी करें। और बड़ा मुश्किल है आप रोक पाना, क्योंकि एक बॉर्डर है, बॉर्डर को आप एक रोड से जोड़ सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमने बहुत सारी खबरें भी की है तो हमें पता है कि एक खेत है, एक कदम बाद इधर नेपाल आ जाता है, इधर भारत आ जाता है। तो भारत और नेपाल का बॉर्डर उस तरीके से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से बनाया गया कि पूरे कटीले तार जोड़ दिए गए, है ना। तो इसलिए वहां से एक्सेसिबल ज्यादा है, लोग आ जा सकते हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो शक्ति दिखाई जा रही है या ये जो 100 रुपए का नियम बनाया जा रहा है, ये भारत में चीजें सस्ती हैं और नेपाल में चीजें महंगी क्यों है? देखिए इसमें कई रीजन है। देखिए नेपाल जो है पूरा जो है लैंड लॉक एरिया है। लैंड लॉक एरिया मतलब भारत नेपाल का कोई समुद्री तट नहीं है। उसको अगर कुछ आयात करना है तो चीन या भारत के या बांग्लादेश के बंदरगाहों पे डिपेंड होना है, वहां मंगा करके वो अपने पास नेपाल जो है सामान मंगाता है। पहली बात तो ये है, तो इसलिए उसको महंगा पड़ जाता है। दूसरा है क्योंकि वो पूरा नेपाल पहाड़ पे बसा है, पहाड़ पे बसा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी है। आज भी भारत में भी आप चले जाइए, हम लोग दार्जिलिंग भी गए हैं, हम लोग ऊटी भी गए हैं, तो मैदानी क्षेत्रों से वहां पर चीजें महंगी हो जाती हैं, हमने देखा। तो नेपाल में ट्रांसपोर्ट की रोड भी उतने अच्छे नहीं है, ट्रांसपोर्ट क्योंकि पहाड़ों पर होने से तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगी है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नेपाल जो है महज 3 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा देश नहीं है, और भारत 140 करोड़ की आबादी है। तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत बल्क पैमाने पे होती है, यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन नेपाल में जो है 3 करोड़ की आबादी होने की वजह से बहुत छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 3 करोड़ की आबादी कुछ नहीं होती। हम यूपी के 17-18 करोड़ लोग हैं, है ना, तो बहुत नेपाल की आबादी जो है कम है। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े पैमाने पे नहीं होती, जिसकी वजह से वहां की यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पर महंगी है। प्लस लेबर, नेपाल के जो लेबर है वो ज्यादातर भारत में आते हैं अच्छी कमाई के लिए, यहाँ पर कमाते हैं, दुबई चले जाते हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज में जाकर के काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लेबर कॉस्ट भी, लेबर मिलना मुश्किल है। तो ये सारी समस्याएं जो है नेपाल को चीजें महंगी कर देती हैं, और भारत में थोड़ी सी व्यवसाय नेपाल के मुकाबले करना आसान है, सपोर्ट ज्यादा है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजों पे भारत में टैक्स अभी भी कम है ना, खास करके खाने पीने की चीज़ों पे। तो इसलिए भारत की यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं, जिससे नेपाल में आसपास के बसे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो इजीली आ जाते हैं, भारत से खरीदते हैं शादी ब्याह के सामान और ले करके नेपाल चले जाते हैं। तो ये जो शक्ति दिखाने की कोशिश है, इसको अलग तरीके से या प्लानिंग करके उन्हें करना चाहिए था। हाँ। इसीलिए ज्यादा विरोध जो है वो देखने कुछ चीजों पे लगाते हैं। और आप ये समझिए कि भारत और नेपाल एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे आप बताए थे गोरखा रेजिमेंट, पूरे मतलब एक पूरा बटालियन, एक पूरा रेजिमेंट है जिसमें नेपाली युवाओं को नौकरी मिलती है भारत में। यहाँ वहाँ की बेटियों की शादी यहाँ पर होती है, यहाँ की बेटियों की शादी वहाँ पर होती है। तो इस तरीके की अगर शक्ति दिखाते हैं, भारत के कितने लोग, अगर बालेन शाह को ये करना भी था
तो सारे सामानों पर जैसे इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं जैसे दूध, चीनी, आटा, नमक, खाने पीने की इन पे चीजों ना पर लगा। छोड़ देते अब हमने देखा केला भी ले जाना बैन है। 63 रुपए से ज्यादा सामान, 63 रुपए मतलब आप 1 किलो आटा खरीद लीजिए, उस पर भी आप चले जाएंगे तो आपको भंसार भरना पड़ जाएगा। आटा कोई ले जा रहा है, और नेपाल में बहुत अमीरी नहीं है, गरीबी ही है ना, तो ले जा रहा है तो उस पर भंसार भरना पड़ रहा है। ऐसा कर दे कि मतलब कोई नियम ऐसा होना चाहिए था कि बहुत ज्यादा अगर कोई ले जा कोई रहा है, लग्जरी गुड्स ले रहा है, टीवी ले जा रहा है, फ्रिज ले जा रहा है, तो उस पे आप लीजिए, आप उससे 80%, 50% जितना मन कर लीजिए, लेकिन इन कमोडिटीज जो एसेंशियल कमोडिटीज है उस पे नहीं रखना चाहिए था। बाकी जैसा हमने भी कहा कि स्ट्रेटेजिकली है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, उत्पाद को बढ़ावा देना, इन तरीकों से जो है वहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सस्ती करके महंगाई को कम किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि नेपाल और भारत में महंगाई में कितना अंतर है, कोई प्रोडक्ट कितना महंगा या सस्ता है। ठीक है, तो पल्लवी ये देखिए, ये numbio.com है। ठीक है, इसमें हमने लगाया है गोरखपुर, जहां इस वक्त हम लोग हैं, और ये नेपाल का एक शहर है भुटवल। हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं। मिल्क जो है 1 लीटर का दाम भारत में 58 रुपया 50 पैसा या 60 रुपए के हम लोग के पास है, लेकिन यही नेपाल में 59 रुपया 55 पैसा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 1 रुपया 80 पैसा का अंतर है। ठीक है, अगर हम ब्रेड की बात करें तो भारत में 37 रुपया 50 पैसा में आधा किलो, लेकिन ये नेपाल में 83 रुपया 88 पैसा की है, 17 रुपए का फर्क पड़ जाता है नेपाल जाते हैं। अगर हम सफेद चावल खाते हैं भारत में तो 50 रुपए के आसपास है, और वही चावल 69 रुपए का नेपाल में पड़ता है, 38% का फर्क पड़ जाता है चावल पे। अंडे की बात करें तो भारत में 93 रुपए का 12 अंडा अगर मिलता है 1 दर्जन, तो नेपाल में 125 रुपए का मिलता है। ठीक है, 34% महंगा है। इसके बाद अगर चीज की बात करें, चीज जो हम लोग खाते हैं 300 रुपए भारत में अगर 1 किलो है, तो नेपाल में 697 है, 132% नेपाल में ये महंगा है। चिकन जो है 212 से है यहाँ पर गोरखपुर में जहां हम लोग हैं, तो यही नेपाल में 280 रुपए करीब पड़ जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे, सेब की कीमत भारत में 117 रुपए है, तो नेपाल में सेब 197 रुपए का मिल रहा है। केला भारत में 63 रुपया दर्जन है, या किलो के हिसाब दिया है, तो वहाँ 77 रुपए है। संतरे की बात अगर करें भारत में 90 है, तो वहाँ 114 है। टमाटर की बात करें अगर भारत में 41 रुपया किलो है, तो वहाँ पर 60 रुपए किलो है। इसके बाद देखिए पोटैटो, आलू यहाँ 28 रुपया है 1 किलो, तो वहाँ 40 रुपए। अभी तो हम लोग के वहाँ आलू और भी कम है, सस्ता है ना। हाँ, प्याज की बात करें 31, तो वहाँ 58 रुपया है। तो ये जो है कंपैरिजन है नेपाल और भारत का, कि भारत में चीजें क्या हैं जो रोजमर्रा में खाई जाने वाली चीजें हैं, और नेपाल में वो कितनी महंगी है, ये हमने इस वेबसाइट से निकाला है numbio.com से। ठीक है, तो ये है। बाकी हम चाहते हैं कि कुछ वीडियो वगैरह जो है वो स्क्रीन पर लगाया जाए, आपको दिखाया जाए कि ये वीडियो लगातार सुबह से जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरीके से अचानक से इतनी शक्ति दिखाई गई है, बहुत सारे लोग अपडेट नहीं होंगे, जैसे बहुत ज्यादा अवेयर लोग होते नहीं है, सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं ऐसा जरूरी नहीं है। जो बुजुर्ग महिलाओं का केला छीना जा रहा है, जो कह रही है अरे बाबू हम अप्लाई का खर्च ले जाते हैं, जो लोग अपडेट नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि ये नियम आ गया है, उनके लिए ये काफी दुखद हो सकता है, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई से 2 दर्जन केला ले जा रही है, वो भी छीन लिया जा रहा है। तो ये चीज है। अगर ऐसा कुछ करना था तो पहले से अवेयर कर देते, या चीजें धीरे धीरे जो है वो ग्राउंड पर। मैं वही कह रहा हूँ कि दूध, दही, केला, इन सब चीजों के बजाय आप महंगे चीजों, महंगे कपड़े, इसमें कोई काला बाजारी नहीं कर लेगा। मतलब ये खाने पीने की चीज है, ऐसा भी नहीं कि इसे स्टोर किया जा सकता है जन्मों जन्मों तक। केला सड़ी जाएगा, जो टमाटर है वो खराबी हो जाएगा, जो आलू है वो खराबी हो जाएगा। तो खाने पीने की चीजों पर बालेंसा को थोड़ा सख्ती कम दिखाना चाहिए। और इसका असर सीधे सीधे भारत पे भी है, व्यापारियों में भी इस समय पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल हम वहाँ जाएंगे और जा करके वहाँ का माहौल दिखाएंगे कि नेपाल बॉर्डर के मार्केट में अभी क्या हालत है, और जो बाजार है वहाँ का किस तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से अभी रो रहे हैं कि नेपाल के इस कानून की वजह से, इस नियम की वजह से अभी जो है नेपाल का भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किस तरीके से बाजार ठंडा पड़ा हुआ है।